नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशु बर्मन और आप देख रहे हो मेरे साथ यूपीएससी इकोनॉमिक सिंप्लीफाइड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13। लास्ट लेक्चर नंबर 12 में हमने देखा था कि शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, आरआरबी क्या होता है, नाबार्ड क्या होता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये दो तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से। ये प्री एंड मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट कब होता है? यदि कोई क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर से बनेगा तब वहाँ से ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन आ रहा है आपका किस पर? इंक्लूजन, फाइनेंस इंक्लूजन पर। किस पर? फाइनेंशियल, हिंदी में बोले तो वित्तीय समावेशन, इंक्लूजन पर। क्वेश्चन पर यदि कोई क्वेश्चन आता है या कोई पॉइंट आ रहा है तो वहाँ पर इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए आइए डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करते हैं। ये बोलते हैं कि डेफिनेशन में यदि हम एनबीएफसी को देखें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को देखें कि होता क्या है, हमसे पूछा कि होता क्या है। सपोज दैट ये एक कंपनी है, ठीक है, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन ही तो है भाई। कोई भी जो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, कोई भी बैंक या कोई नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी, तो वो क्या कहलाती है? वो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहलाती है। ठीक है, क्या कहती है? फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहलाती है। ठीक है, चलिए, ये एक संस्था है, एक वित्तीय संस्था है। ठीक है, एनबीएफसी क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, एक वित्तीय संस्था है। ये एक वित्तीय संस्था है, मान के चलो। ठीक है, ये कस्टमर है। क्या है? ये कस्टमर है। ये इनको लोन भी देते हैं, चलो ठीक है। ये इनको शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, स्टॉक में, शेयर या स्टॉक में, ठीक है, या डिबेंचर, ठीक है, या डिबेंचर में, ठीक है, या में, इन सब में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी देते हैं। ठीक है, ये कंपनी है जो कस्टमर को लोन भी देती है और शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी पैसा देती है किनको? कस्टमर्स को। ठीक है, ये कस्टमर्स है। ठीक है, ठीक है। तो आप खुद ये चीज़ सोच के देखो कि लोन तो बैंक भी देता है, लोन तो बैंक भी देता है, फिर भी इसको हमने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्यों बोला गया? बिकॉज इसका एक बड़ा रीज़न, बड़ा फैक्टर ये है कि ये वही ये मान के चलो, ये बैंक है, एक बैंक है, ये इसका कस्टमर है, ये डिपॉजिट करने आया। क्या करना है? डिपॉजिट। और ये डिपॉजिट कैसी है? इसकी डिमांड डिपॉजिट है। कैसी है? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड मतलब, डिमांड डिपॉजिट का मतलब कि आज हमने कल पैसा जमा करा और हमें मान लो कल पैसे, आज हमने पैसा जमा करा और हमें मान लो कल पैसे की ज़रूरत है, तो हम कल ही जाके अपने बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। इट मीन्स जब हमें डिमांड होगी हम जब भी पैसे निकाल लेंगे, तो वो कहलाती है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो कस्टमर डिमांड डिपॉजिट करता है बैंक के पास। बट जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, ठीक है, ये कस्टमर से क्या एक्सेप्ट नहीं करती हैं? डिमांड डिपॉजिट। क्या एक्सेप्ट नहीं करती हैं? डिमांड डिपॉजिट। मतलब कस्टमर एनबीएफसी कंपनीज़ में डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकता। ठीक है, ये नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है या बिग डिफरेंस है एनबीएफसी और बैंक फाइनेंस कंपनी में। ठीक है, कि बैंक जो है डिमांड डिपॉजिट ले लेता है। आज जाइए आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करिए, कल निकाल लो चाहे, ठीक है, चाहे अभी जमा कर दो, 4 घंटे बाद निकाल लो, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी 4 घंटे बाद। ठीक है, लेकिन एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। समझ गए मेरी बात? और ये कंपनियां बैंक जैसी फाइनेंशियल सपोर्ट तो दे रही है आपको, फाइनेंशियल सपोर्ट तो दे रही है आपको, लोन भी दे रही है आपको, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी दे रही है। भाई आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक पे करना है, कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको पैसा भी दे रही है। ठीक है, एक बैंक के रूप में काम कर रही है। बट ये एनबीएफसी क्या एक्सेप्ट नहीं करती? डिमांड डिपॉजिट नहीं करती। सीधी सी बात है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या क्या होता है ना। डिफरेंस बिटवीन
NBFC एंड बैंक। देखो यहाँ पॉइंट्स लिख दे दूँगा मैं, क्या क्या पॉइंट है। यहाँ बैंक को देख लेंगे, बैंक्स को, यहाँ हम देख लेंगे NBFC को, ठीक है। अच्छा देखो जो डिपॉजिट है अभी हमने पढ़ाया था, बैंक क्या कर रहा है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, करता है। क्या NBFC डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है, ठीक है। पेमेंट सिस्टम देखते हैं। अब बैंक है, ठीक है, उसके बैंक का पेमेंट सिस्टम क्या हुआ है, वो चेक जारी कर सकता है। बैंक भाई चेक जारी करता है, आपको चेक मिलता है ना बैंक से, तो ये चेक जारी करता है। क्या ये चेक जारी कर सकता है, नहीं, क्योंकि बैंक नहीं है, ठीक है, खत्म। ये चेक जारी नहीं चेक जारी नहीं कर सकता। रेगुलेशन करते हैं, देखते हैं रेगुलेशन कौन करता है ना। इनको जो रेगुलेट करता है वो RBI करता है बैंक को, प्लस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा ये रेगुलेट होते हैं। बट NBFC किसके द्वारा रेगुलेट होते हैं, ओनली फॉर RBI द्वारा, ठीक है। NBFC जो है RBI द्वारा रेगुलेट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बैंक जो है वो रेगुलेट हो रहे हैं RBI एक्ट प्लस बैंकिंग रेगुलेट एक्ट। NBFC सिर्फ और सिर्फ हो रही है RBI एक्ट के थ्रू, ठीक है, इसमें बैंकिंग एक्ट का मतलब नहीं है। जो हम SLR या CRR, मैं फिर बोल रहा हूँ, CRR और SLR और मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स जितने भी हैं, प्लीज़ लेक्चर नंबर 8 से जाके देख लीजिए, हम आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बैंक पर अप्लाई होते हैं भाई, बैंक RBI के पास अपना CRR जमा करता है और SLR अपने पास खुद रखता है, बट NBFC के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये NBFC पर लागू नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस था जो मैंने आपको बता दिया। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके सामने प्रीलिम्स में। क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, वो सीधा सा बोल देगा कि NBFC के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। वो 4 स्टेटमेंट दे देगा कि NBFC डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, जबकि वो गलत है, ठीक है। लिख देंगे NBFC चेक जारी करता है, वो गलत। यहाँ तो कॉमन सेंस लग जाएगी आपकी कि बैंक का काम है चेक जारी करना, और ये तो नॉन बैंकिंग है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लोगे। बट जब डिमांड डिपॉजिट की यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाओगे, ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है, ठीक है। SLR CRR में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाओगे। ये 2-4 पॉइंट्स हैं, इनको ज़रा देख लेना है ढंग से, ठीक है। चलिए, मतलब रिमेंबर होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। आ जाता है क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में कि NBFC क्या कार्य नहीं करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कि टाइप्स ऑफ NBFC के प्रकार देखते हैं। टाइप्स ऑफ NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एक बार टाइप पे नज़र मारते हैं। RBI NBFC को प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के बेस पर 3 या मेरे ख्याल से 11 टाइप में डिवाइड करता है, या बोले कुछ टाइप में डिवाइड करता है, ठीक है। देखो RBI क्या करता है, RBI NBFC को प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के बेस पर क्या करता है, अलग करता है, ठीक है, के बेस पर अलग करता है, ठीक है। RBI क्या करता है, NBFC को प्रिंसिपल, भाई देखो NBFC बहुत सारी हो सकती है, तो किस बेस पर उनमें डिफरेंस किया जाए, तो वो होता है प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। इस बेस पर NBFC के कुछ कार्य अलग अलग NBFC के जो वह हैं वर्क, उनको डिफाइन किया गया है किस बेस पर, प्रिंसिपल एक्टिविटी के बेस पर, ठीक है। चलिए कैसे देखें।
जो पहला है वो है एसेट फाइनेंस कंपनी, इसको बोलते हैं AFC, ठीक है। ये वाली NBFC क्या कर रही है, ये वाली जो NBFC है एसेट फाइनेंस कंपनी है ना, ये एक NBFC का टाइप है। इस टाइप में क्या हो रहा है, इस टाइप में होता है जैसे हमारी ऑटो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इन सब को, यह आपकी मशीनरी जो है, ठीक है। एसेट फाइनेंस कंपनी क्या करती है, एसेट नाम से सुन रहे हो, एसेट फाइनेंस कंपनी ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और मशीनरी प्रोजेक्ट्स को क्या देती है, लोन देती है। क्या देती है, लोन देती है, ठीक है। अभी आपसे क्वेश्चन आने लगे कि बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। बोले कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन देने में कौन सी NBFC मदद करती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी या एसेट फाइनेंस कंपनी। तो आप बोलोगे सर एसेट फाइनेंस कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन देती है, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट में देखते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको इन्वेस्टमेंट से समझ में आ रहा होगा किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, लाइक शेयर में, शेयर बॉन्ड, अदर थिंग्स, ऐसे इस टाइप की अदर्स जो पर टाइप्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करती है हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है। NBFC की दूसरी कंपनी है इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये इन्वेस्टमेंट करती है शेयर, बॉन्ड और अदर में, ठीक है। लोन कंपनी आप समझ रहे होंगे, नाम से पता है कि आपको लोन का मतलब पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, इस टाइप से लोन कंपनी जैसे पर्सनल या बिजनेस लोन में इन्वेस्टमेंट करती हैं, ठीक है। इसी तरह आप समझ जाओगे उनके नाम से कि भाई किस चीज़ में क्या क्या इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी कर रही है, वो आपको सीधा नाम से पता चल जाएगा, ठीक है। एक होती है जो इम्पोर्टेंट है, जो आप नहीं समझ पाओगे, पीयर टू पीयर, ठीक है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, P2P, क्या बोलते हैं, P2P NBFC। ये देख लेते हैं, ये होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म से उधार लेना। जैसे आजकल आपका मूवी क्विक या मूवी विक करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप लोन ले सकते हो। मान लो आपको अमेजोन लोन दे दे, फ़ोनपे लोन दे दे, ठीक है। ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऐसा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो उधार देता भी है और लेता भी है, ठीक है, जो लोन देता भी है और लेता भी है, उसको ही कहते हैं हम पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म। होना क्या चाहिए, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म, ध्यान रखना कैसा, डिजिटल प्लेटफॉर्म। कई बार स्टेटमेंट में आपके सामने आ जाएगा कि पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म NBFC जो कंपनी है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना वो डिजिटल प्लेटफॉर्म होती हैं, ठीक है। चलिए अब हम NBFC का वो पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं, रेगुलेशन एंड RBI रोल, ठीक है। रेगुलेशन करने में RBI का रोल देख लेते हैं इसको। NBFC को जो रेगुलेशन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, वो कौन कर रहा है, RBI कर रहा है, ठीक है। देखो NBFC को रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग RBI से, मैं लिख देता हूँ, जो हमारी NBFC है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा RBI के पास, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के लिए इसको RBI से क्या चाहिए होगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं COR, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। लेना अनिवार्य है, क्या है, नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेसेसरी है। तो रेगुलेशन एंड RBI का रोल
एनबीएफसी को रेगुलेट करने में आरबीआई का क्या रोल है, उस बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को आरबीआई के आरबीआई के अंडर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, और उसको आरबीआई से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। ये एक अनिवार्य है, ये एक नेसेसरी है, ठीक है। और एक एनबीएफसी की जो नेट खुद की फंड है, एक एनबीएफसी कंपनी बनने के लिए जो उसकी खुद की फंड है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 10 करोड़, ठीक है, ध्यान रखना 10 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है किसी कुछ कैटेगरी में छूट मिल जाए, कैटेगरी मैंने आपको बता दी थी, और भी कैटेगरी है बट मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया आपको। हो सकता है किसी कैटेगरी के लिए बोल दिया जाए कि भाई तुम्हारी खुद की जो फंड है वो 10 करोड़ से कम हो, या ज़्यादा भी हो सकता है। हमने मान लिया 10 करोड़ होना ही होना चाहिए, ठीक है। हाल ही में जो हमारे आरबीआई हैं उन्होंने एक स्टेप लिया है, उन्होंने एक बनाया है स्केल बेस्ड रेगुलेशन, जिसको बोलते हैं SBR, रेगुलेशन फ्रेमवर्क। ये आरबीआई ने अभी हाल ही में बनाया है, कुछ टाइम ही हुआ इसको, मेरे ख्याल से 2022 में बनाया है, ये 2022 में बना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, इसके तहत आरबीआई ने SBR के अकॉर्डिंग एनबीएफसी को 4 लेयर में बांटा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को 4 लेयर में बांटा है, 4 लेयर्स में डिवाइड किया है। वे लेयर्स कौन सी है, वे लेयर्स ऐसी हैं, एक तो बेस लेयर है आपकी, ठीक है, एक मिडल है, एक अपर है, ये टॉप है, एक टॉप है, ठीक है। ये इनकी लेयर्स हैं, ठीक है। इस लेयर में एनबीएफसी को आरबीआई ने SBR, स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग 4 लेयर में बांटा है। वो लेयर है बेस, मिडल, अपर और टॉप, ठीक है। जस्ट वेट मिनट, मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। आइए, तो हमने देखा कि SBR के बेस पर एनबीएफसी को आरबीआई ने 4 लेयर में बैठा है, 4 लेयर है, टॉप, अपर, मिडल और बेस, ठीक है। चलिए, इन डिटेल हम मेंस में पढ़ेंगे इसके बारे में, जो मेंस का एक सिलेबस लेकर चलेंगे आप लोगों के साथ। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, फिर हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएँ, जो इससे मैं मोटिव होकर अच्छे से अच्छा कंटेंट और प्रोवाइड करवाऊँ आप लोगों को, और नए नए इनिशिएटिव स्टार्ट किए जाएँ आप लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कि एनबीएफसी का, जो हमारी एनबीएफसी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमी में, इम्पोर्टेंस इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। एनबीएफसी की इम्पोर्टेंस देख लेते हैं इंडियन इकोनॉमी में। देखो, मैंने क्या बताया, एक तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, वित्तीय समावेशन करती है, फाइनेंस इंक्लूजन है, ठीक है, में हेल्प करती है। कैसे, देखो, एक रिमोट एरिया है, रिमोट एरिया मतलब कोई दूर दराज गांव है जहाँ पर क्या नहीं है, जहाँ पर बैंक नहीं है, क्या नहीं है, जहाँ बैंक नहीं पहुँच सकते, ठीक है, वहाँ पर ये एनबीएफसी कंपनियाँ होती हैं, ठीक है, रिमोट एरिया में होती हैं। तो ये रिमोट एरिया में जब होंगी, तो रिमोट एरिया में जब ये चीज़ें होंगी तो किसी भी गरीब आदमी को बैंक में जाने के लिए बहुत लंबा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एनबीएफसी उनके ही गांव में है, तो ये वहाँ से क्या लेंगे, लोन ले सकते हैं, है ना, इनको ऋण मिल जाएगा, इनको उधार मिल जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट तक जो गांव के लोग हैं उनकी जो पहुंच है वो क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, ठीक है, जो रिचनेस है वो इजी हो जाएगी, ठीक है। तो एनबीएफसी रोल कर रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन से, मतलब ये हैबिट्स, जो बैंकिंग हैबिट्स हैं उनमें ग्रोथ कर रही है, ठीक है, और वित्तीय समावेशन कर रही है, ठीक है, मार्केट में पैसे के प्रचलन को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, एनबीएफसी। चलिए,
साथ में ये जो हमारी एमएसएमई है, एमएसएमई को सपोर्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने में, ठीक है, उनको स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने में, या उनको दे रहे हैं, एमएसएमई को दे रहे हैं स्मॉल बिजनेस लोन। सपोज दैट ये मान के चलो वो एक रिमोट एरिया है, रिमोट एरिया में कोई आदमी अपनी दुकान खोलना चाह रहा है छोटी सी, जिसको हम एसएमई बोल सकते हैं, ठीक है, और वहाँ बैंक नहीं है, तो वहाँ पे एनबीएफसी है, बट वहाँ एनबीएफसी है, तो वो क्या करेगी, वो लोन देगी स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। यही ये भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या है, एक एग्जाम्पल है, समझ रहे हो। एमएसएमई जॉब क्रिएशन कर सकती है, जॉब क्रिएशन में कैसे मैं बताता हूँ। सपोज दैट एक आदमी आया, ठीक है, एक आदमी आया और वो अपना एक स्टार्टअप करना चाह रहा है पानीपुरी का। किसका? पानीपुरी का। उसने पानीपुरी का एक ठेला लगाया, ठीक है, एक ठेले पे उसने, वो ठेले का मालिक है, ठीक है, एनबीएफसी ने उसको लोन दिया। मान के चलो ये भी रिमोट एरिया में ही मान के चलो कि रिमोट एरिया में बैंक नहीं है, वहाँ एनबीएफसी कंपनी है, उसने एक आदमी को लोन दिया। लोन वाले ने पानीपुरी, मैं लिख देता हूँ, लड़कियों के मुंह में तो पानी आ गया होगा, चलिए, तो क्या हुआ, पानीपुरी का एक ठेला लगाया। उसने देखा कि भाई मेरे से अब ये काम नहीं संभल रहा है, इतना बड़ा काम हो गया है, लोग आ रहे हैं, सब चीज़ें खा रहे हैं, तो उसने बोला एक लड़का रख लेता हूँ। तो उसने एक लड़का रख लिया, ठीक है। तो इस लड़के को क्या दिया इसने, रोजगार ही तो दिया ना, समझ रहे हो। इसकी दुकान धीरे धीरे बड़ी होने लगी, इसने 2 और लड़के रख लिए। अब ये, ठीक है, एक मालिक हो गया और 2 इसके वर्कर हो गए। तो क्या होने लगा, जॉब क्रिएशन होने लगी उस एरिया में जहाँ पर एनबीएफसी है, रिमोट एरिया में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोन देने के लिए एनबीएफसी है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई बैंक से लोन लेगा, मन करा भाई मैं बैंक से नहीं ले रहा, बैंक की जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है, वो बहुत हाई है, एनबीएफसी मुझे कम इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, मैं एनबीएफसी पे चला जाऊँगा। मैं क्यों जाऊँ भाई, मेरे पास ज़्यादा पैसा थोड़ी ना आ रहा है ना। तो इसलिए एज ए काम तो ये बैंक की तरह ही कर रही है ना, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, बस ये डिमांड डिपॉजिट तो एक्सेप्ट नहीं करती है ना एक बैंक की तरह। तो बैंक और एनबीएफसी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है डिमांड डिपॉजिट, समझ रहे हो ना। चलिए अभी मैं आपको बताऊं डाटा, एक रिसेंटली डाटा बता देता हूं आपको। मार्च की 2024 में, मैं लिख देता हूँ, मार्च 2024 तक ना, जो हमारा एनबीएफसी है का जो एसेट साइज है, उनका जो एसेट साइज है वो हमारी जीडीपी का 25% है लगभग। कितना? 25%। देख लो कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है हमारा एनबीएफसी देख लो आप कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है एसेट्स का, ठीक है। एसेट्स मतलब आप समझ गए ना, ये एसेट फाइनेंस कंपनी जो ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, चाहे वो गवर्नमेंट के हो, चाहे वो आपके पीएसयूज़ के हों, प्राइवेट कंपनी के हो, मशीनरी प्रोजेक्ट है, उनमें लोन दे रहा है एनबीएफसी। और इसी लोन का 25% पूरे कंट्री में जितना भी इन एसेट्स को लोन दिया जाता है उसका 25% हिस्सा हमारा एनबीएफसी से आ रहा है जीडीपी में, ठीक है। पूरे साइज जीडीपी का एसेट साइज जो है वो पूरी जीडीपी का 25% है। कितना? 25%, ठीक। तो हम बोल सकते हैं माइक्रो फाइनेंस, जितना भी माइक्रो फाइनेंस लोन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो किसका है, वो एनबीएफसी एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का है, ठीक है, के जरिए आ रहा है। तो एनबीएफसी आप देख सकते हो कितना बड़ा रोल निभा रहा है हमारे इधर, ठीक है। और दूसरी बात, इसके थोड़े से चैलेंजेस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एनबीएफसी के चैलेंजेस। हमने प्रॉन्स तो देख लिए, अब कौन से देख लेते हैं थोड़ा ना, चैलेंजेस, नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, या इश्यूज क्या 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 हो रहे हैं। चलिए देखें, एक तो ये भाई शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, कितना लिक्विडिटी रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। शॉर्ट टर्म
वर्सेस लॉन्ग टर्म लोन में, ठीक है। क्योंकि एक तो यार देखो, हो सकता है हर एनबीएफसी के पास इतनी लिक्विडिटी नहीं हो, समझ रहे हो। अब उन्हें लोन दे दिया, शॉर्ट टर्म के लिए दे दिया या लॉन्ग टर्म के लिए दे दिया, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया तो, है ना, तो इन पे लिक्विडिटी रिस्क रहता है, ठीक है। कोई मान के चलो लेके भाग गया, हो सकता है, तो रिस्क है, ठीक है। दूसरा, ये जो रेगुलेट हो रहे हैं वो आरबीआई द्वारा हो रहे हैं, बट वो, लेकिन ये बैंकिंग एक्ट के द्वारा रेगुलेट नहीं होते हैं। इसका मतलब इन पे थोड़ी कम सख्ताई होती है। क्या होती है? कम सख्ताई होती है, और कम सख्ताई होने के कारण ये रिस्की हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? रिस्की हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, अभी इस बारे में आपसे बात करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, जो अगला आने वाला लेक्चर है ना इसके बाद, उसमें हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में ही बात करेंगे। जो हमारा एनपी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो एमएसएमई सेक्टर में बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? बढ़ता ही जा रहा है, तो ये एक रिस्क की बात है, ठीक है। तो ये इसके चैलेंजिंग हैं। एक तो लिक्विडिटी रिस्क है, ठीक है। एक रिस्क ये हो जाता है इसमें कि आपका जो ये बैंकिंग एक्ट के द्वारा रेगुलेट नहीं होते हैं, ये बैंकिंग एक्ट के द्वारा रेगुलेट नहीं होते हैं, ये भी एक रिस्क की बात है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट इनका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट वे होते हैं जिस लोन का 90 दिन के अंदर अंदर ब्याज या मूलधन नहीं चुकाया गया है, या 90 दिन तक कोई ब्याज नहीं दिया गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में आना। अगले लेक्चर में और तरह मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड मतलब कि आगे की राह क्या हो सकती है। थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ भाई, ठीक है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट करो भाई, रिस्क बहुत है, इसको मैनेज करो भाई, ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करो, टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी फिनटेक इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी को ऐड करो, ठीक है। तो हम ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं मेंस में, ठीक है। बैलेंस करो रेगुलेशन को भाई, ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों लाओ इसमें, है ना। तो ये लिख देखो, बैलेंस्ड रेगुलेशन, ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी दोनों लाओ भाई, ये भी जरूरी है। तो ये होती है आपकी एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में मैंने आज आपको पढ़ा दिया है इस चैप्टर में। आइए, अब आप इस चैप्टर को थोड़ा रिवीजन कर लेना। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।